व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके 3 पार्ट्स मैंने अपलोड करे हैं और उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। ये पूरी बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आने वाले चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे और इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ में बिजनेस फाइनेंस जिसने समझ लिया उसने सब समझ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बैंक्स के बारे में, पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे और चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो आइए जल्दी से खत्म करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को। लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में बात करी, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करी, रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में बात करी। आज का जो टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है वो है पब्लिक डिपॉजिट। तो क्या होता है गाइस पब्लिक डिपॉजिट, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं, ये आपको बड़े ध्यान से समझ के चलना है। अब देखो, पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन। पब्लिक डिपॉजिट भी एक लोन है जहां पे जनता अपना पैसा जमा करती है कंपनीज के पास। तो जनता अपना पैसा कंपनीज के पास क्यों जमा कर रही है? जनता अपना पैसा बैंक में नहीं रख सकती। टू वेज बेनिफिट होते हैं। कंपनीज को क्या फायदा होता है? कंपनीज को फायदा है कि उनको पैसा इजीली मिल रहा है विदाउट एनी हैसल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक को क्या फायदा है? जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है बैंक से बहुत ज्यादा मिलता है, कि आप बैंक में पैसा रखोगे तो रिटर्न कम आएगा, जबकि आप एक कंपनी में पैसा रखोगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट तो वहां पे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। और कंपनी के लिए तो एक तरीके का लोन है। तो व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? The deposits which are raised by organizations directly from the public are known as public deposits. The rates, important part, the rate of interest offered on public deposit are higher. इसीलिए तो चलता है ये जो ROI है, ROI मतलब rate of interest है, वो ज्यादा होता है बैंक डिपॉजिट से। Any person who is interested in depositing money into an organization can do by filling up a prescribed form. यानी कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ सरप्लस है, वो अपना पैसे पे कुछ और पैसा कमाना चाहता है तो वो पब्लिक डिपॉजिट कर सकता है। आगे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है? एक डिपॉजिट रिसिप्ट देती है एज एन एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ ठीक है, हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमने आपसे डिपॉजिट लिया है। द पब्लिक डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ डिपॉजिटर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, दोनों को फायदा होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। क्या फायदे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के, क्या क्या मेरिट्स हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। द प्रोसीजर इज सिंपल। अगर कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेने के लिए जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा प्रोसीजरल डिले, बहुत सारा अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, बहुत कुछ चला जाता है। पब्लिक डिपॉजिट में ये सब बच जाता है। तो पब्लिक डिपॉजिट हमारे पास सबसे ज्यादा सिंपल है और किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है। दूसरा, कॉस्ट कम है, सस्ता है भाई, चीप है। सर चीप किस टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, हर टर्म्स में सस्ता है तो अच्छा है। ठीक है। दे डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। बैंक से लोन लोगे तो चार्ज वाला यानी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये यूजुअली कोई ऐसा चार्ज क्रिएट नहीं करते किसी भी तरीके के आपके एसेट्स पे। एज द डिपॉजिटर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अगर आप शेयर इशू करोगे तो डिपॉजिटर को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, आपका कंट्रोल डाइल्यूट होगा। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं इसके? नंबर 1, it may prove to be difficult particularly when the size of deposits is large. कई बार अगर आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए तो आप पब्लिक डिपॉजिट से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि ना तो ये चार्ज क्रिएट करता, ना ही ये किसी तरीके का ये है कि कंपनी देगी देगी, कोई गारंटी नहीं मिल रही इसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको लार्ज फंड्स इशू करने हो, रेज करने हो। इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। अनरिलायबल का मतलब वही है कि आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। जब कंपनी को पैसे की जरूरत है, पता नहीं इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कोई श्योरिटी नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। नई कंपनीज को यूजुअली प्रॉब्लम आती है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करने में। कारण क्या है? नई कंपनीज को क्यों प्रॉब्लम आती है? सर उनका विश्वास नहीं होता ना, लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का आप सिर्फ मीनिंग पढ़ लो, दिस इज सफिशिएंट। मेरिट डिमेरिट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कमर्शियल पेपर? बड़े ध्यान से समझ के चलना बच्चे। यूजुअली क्या होता है, कंपनीज को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है,
अगर किसी भी कंपनी को बहुत छोटे समय के लिए 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो कंपनीज एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज कर सकती है जनता से, और उस पर एक मिनिमम सा इंटरेस्ट भी पे कर सकती है उस पर्टिकुलर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट को जो इशू करा गया, उसको हम लोग कमर्शियल पेपर बोल सकते हैं, शॉर्ट में हम सीपी बोल देते हैं। जनरली कंपनी सीपी कब इशू करती हैं? जनरली कंपनी सीपी इशू करती हैं जब कंपनीज को अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करनी होती है। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? देखो समझो, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी तो उसके कुछ खर्चे आएंगे छोटे मोटे। अब शेयर तो लंबे समय के लिए होता है, 15 साल 20 साल के लिए, जब तक कंपनी चल रही है तब तक के लिए भी होता है। तो उस सिनेरियो में वो पैसा तो पता नहीं कब देना है, बट शेयर को इशू करने में जो खर्चा आता है ना कंपनी के पास, वो पैसे भी नहीं होते। तो वो पैसा अरेंज करने के लिए कई बार कंपनी छोटे टाइम पीरियड के लिए पैसा उठा लेती है पब्लिक से। किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से? उसको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। हम बोलेंगे यार 1 लाख रुपए चाहिए, ये लो कमर्शियल पेपर ले लो हमारे से, हमें 1 लाख दे दो। आपको फायदा क्या होगा? आपको एक तो इस पे जबरदस्त रिटर्न आ जाएगी, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर ये हो जाता है कि आप इसको बेच के ज्यादा पैसा बना सकते हो। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यूजुअली क्या होता है, कमर्शियल पेपर जैसे 1 लाख का है तो आपको 75 में मिल जाएगा और कंपनी 1 साल बाद पूरा 1 लाख वापस करेगी। यानी ये डिस्काउंट पे मिलते हैं, और जब पैसा वापस होता है इसका तो पूरा पार पे होता है। पार का मतलब जितना उसका वैल्यू है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 लाख का है, आप खरीदोगे 75 में, पैसा आपको पूरा 1 लाख मिलेगा वापस। ठीक है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब वादा है एक तरीके का, इशूड बाय अ फर्म टू रेज फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, 90 डेज से 364 डेज के अंदर होता है। इट इज इशूड बाय वन फर्म टू अदर बिजनेस फर्म्स, कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंक्स। कमर्शियल पेपर एमर्ज एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन आवर कंट्री इन अर्ली 90s से चल रहा है। द अमाउंट रेज्ड बाय सीपी इज वेरी लार्ज एंड इट्स रेगुलेशन कम्स अंडर परव्यू ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अंडर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। डन। अब आते हैं बच्चे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। कमर्शियल बैंक्स क्या हैं आप सब जानते हो। हमारे आसपास जितने भी बैंक्स होते हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। 2 प्रकार के बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में पूछे जाते हैं या होते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, आप पीएनबी, एसबीआई का एग्जांपल ले सकते हो। और प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं? जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इन सभी बैंक्स का क्या काम है? आपके पैसा जमा करना यानी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और आपको लोन देना। मेनली इनका 2 काम है। ठीक है। अब ये आपके पैसे का क्या करते हैं? उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई जगह उससे पैसा कमाते हैं। तो ये लोग कोई आपका रिश्तेदार नहीं है या कोई फ्रेंड नहीं है जो आपको ये हर काम आपका पैसे में करेंगे। एवरीथिंग ये पैसा चार्ज करेंगे आपसे हर चीज का। क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग पर्पस के लिए आपको लोन देते हैं। होम लोन देंगे, व्हीकल लोन देंगे, बिजनेस लोन देंगे, अलग अलग तरीके के लोन्स हैं और अलग अलग टाइम पीरियड के लोन्स हैं, आपको देंगे ये लोग। इसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी एंड द लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ये तो सब जानते हैं, आप लोन लोगे तो किस्तों में चुकाओगे। इंटरेस्ट डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, कितने समय का ले रहे हो, कितना ले रहे हो, मार्केट रेट क्या है, कौन सा लोन ले रहे हो। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसपे ब्याज डिपेंड करता है। ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। बिफोर अ लोन इज सैंक्शनड द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। जब भी आपको एक लोन मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी, या कोई गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा एसेट गिरवी रखना पड़ेगा जिसको बेच के अगर आप लोन ना चुका पाओ तो बैंक उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाए। नथिंग एल्स। क्या फायदे होते हैं इनके? बैंक्स आपको, देखो इसके फायदे बहुत सिंपल है और ये जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका कारण क्या है कि आप ये चीज अपनी डेली लाइफ में देखते हो। सबसे पहले बैंक आपको टाइमली असिस्टेंस देते हैं। जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक से जाके ले सकते हो, अगर आप डिजर्व करते हो लोन मिल जाएगा। फॉर्मेलिटीज जो हैं जैसे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग, ये नहीं चाहिए होती। ये किस में चाहिए होती है? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो आप इनसे बच जाते हो। ये भी इसका फायदा है। लोन फ्रॉम बैंक एक फ्लेक्सिबल सोर्स भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको अपनी इच्छा से कभी भी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। कि सपोज आपने 70 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था, 1 महीने बाद ही आपको लगा कि यार 70 कम रह जाएगा, 75 चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हो। या 1 महीने बाद आपको लगा 70 ज्यादा है, हमारा 60 में काम हो जाएगा, तो आप घटा भी सकते हो। क्या लिमिटेशंस हैं? यूजुअली जो फंड्स देते हैं ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं देते, यूजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं। दूसरा, कई बार आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं मोर्गेज करने के लिए। हर बार मांगते हैं। कई बार लोगों के पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती तो उनका लोन भी नहीं होता। उसके बाद
बैंक फंड्स देते हैं सिक्योरिटीज के खिलाफ अगेंस्ट, मैं यही बता रहा था, विच आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल, और इनके प्रोसीजर कई बार थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये इसके डीमेरिट्स हैं। अब आते हैं बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक्स नहीं है बट वो भी आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, इसमें आता क्या क्या है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक्स। हाँ, इनको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बैंक्स बोला जाता है, जिनका पर्पज ही डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है। आगे, दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कंडक्ट मार्केट सर्वे, ये सर्वे करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं ये किसको? लोगों को, जो ये एंटरप्राइजेस चला रहे होते हैं। इनके मेरिट्स डीमेरिट्स, ये बेसिकली क्या है, देखो जैसे बैंक से आपको बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिल रहा था, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिल जाता है, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो क्यों कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा बैंक को छोड़ के? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस देते हैं। अलॉन्ग विद फंड्स दे ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजेस टू द फर्म, आपको मैनेजमेंट की टेक्निकल एडवाइजेस दे देंगे जिससे आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। एज लोन कैन बी रीपेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, इट डजंट प्रोवाइड टू बी अ मच ऑफ बर्डन। आप इजी किस्तों में लोन चुका सकते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। लिमिटेशंस क्या है? सीधी सीधी सी बात है, ये आपके ऊपर, जो कंपनी बेसिकली लोन ले रही है उसके ऊपर एक परमानेंट बर्डन क्रिएट करते हैं। अब ये आप सब में लिख सकते हो, बैंक से भी लोन लोगे तो भी बर्डन क्रिएट करेगा ये आपके ऊपर, तो दे क्रिएट अ बर्डन ऑन द कंपनी। दूसरा, दे फॉलो रिजिड क्राइटेरिया, कई बार काफी टफ क्राइटेरिया अपनाते हैं ये, जिससे प्रोसीजर काफी लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद कई बार वो अपने नॉमिनीज भी आपको बोल सकते हैं। नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो होता है जो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर इंसान की किसी भी एसेट का राइट रखता है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, और मिस्टर एक्स अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो उन्हें कोई ना कोई नॉमिनी भी रखना होगा कि मिस्टर एक्स अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये किसको मिलेगा? पैसा आपका। सिमिलरली, अगर आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई बार अपने मेंबर्स को आपके एसेट्स में नॉमिनी बनाने की कंडीशन रखते हैं कि अगर आप नहीं चुका पाए या आपको कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपकी संपत्ति बेच के हम रिकवर तो कर लेंगे ना। तो वो कई बार आपकी कंपनी में खुद के मेंबर्स को नॉमिनी तक रखवाते हैं। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास आती हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से, देखो इंडिया से तो उठा लिया आपने, इंडिया से तो पैसा उठा लिया, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाना हो, फंड्स चाहिए हो आपको बाहर से, अमेरिका से पैसा लेना हो, ऑस्ट्रेलिया से पैसा लेना हो, तब आप क्या कर सकते हो? तो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने के हमारे पास 3 सोर्स हैं। या तो कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? ये इंटरनेशनल बैंक्स हैं। दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे हमारे यहाँ एजेंसीज थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तीसरा, शेयर बाजार, जैसे हमारा शेयर मार्केट वैसे ही इंटरनेशनल शेयर मार्केट, इनको हम कैपिटल मार्केट्स बोलते हैं, यानी आप फॉरेन में भी शेयर्स इशू कर सकते हो। समझे? देखो अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोन्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक की बात हो रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एक्सिम बैंक, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस। या फिर कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स क्या है? शेयर बाजार। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एमएनसीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरोइंग्स इन रुपी एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी फॉर दिस पर्पस। अब ये चीज अगर आपको पढ़ाई गई है, ऑल्दो सीबीएसई के सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट अगर पढ़ाई गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो क्या है? जीडीआर, एडीआर, आईडीआर और एफसीसीबीस। ये क्या होते हैं? बड़े ध्यान से समझ लेना इन्हें। देखो ये चारों ही इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये आपके इंटरनेशनल शेयर मार्केट में चलेंगे, बस ये समझ लो। ये किस में चलते हैं? इंटरनेशनल शेयर मार्केट में। सर इंटरनेशनल शेयर मार्केट में चलने का क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनल शेयर मार्केट में चलने का मतलब ये हुआ बेटा जी, छोटा नहीं होता क्या यार ये? देखो सपोज आपको किसी इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाना है, इसको समझाने के लिए ना मैं लिखता हूं मैं कहीं ना कहीं। देखो अब सपोज ये कोई कंपनी है और इस कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है। तो ये लोन, ये कंपनी इंडिया में है, ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया है,
ये कंपनी इंडिया में है, तो या तो कंपनी इंडिया के अंदर अंदर से कहीं पे भी शेयर इशू कर सकती है ना। लेकिन कंपनी चाहती है कि वो इंडिया से नहीं, यूएसए से पैसा उठाए, यहाँ से यूएसए से पैसा उठाए। अब इंडिया में तो रुपया चलता है, यहाँ तो रुपया नहीं चलता, यहाँ तो डॉलर चलता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वहां से तो डॉलर्स आएंगे लेकिन हमें तो रुपए चाहिए। तो अब क्या करा जाए, हम तो उलझ गए। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, एक इंडियन कंपनी अपने लोकल करेंसी शेयर्स यानी रुपए वाले शेयर्स पास ऑन करती है एक डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक। डिपॉजिटरी एक तरीके से एक बैंक का ही काम करता है। ये जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी आपको देता है कुछ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स अगेंस्ट लोकल करेंसी शेयर्स। आप लोकल करेंसी शेयर दोगे डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी इसके बदले में कुछ डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा। वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आप डिनोमिनेट कर सकते हो यूएस डॉलर्स में, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो यूएस डॉलर में, एक्सचेंज कर सकते हो यूएस डॉलर्स में। उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या फिर जीडीआर। तो व्हाट इज जीडीआर? जीडीआर बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप देश के बाहर से पैसा उठाना चाहते हो बाय यूजिंग शेयर्स और डिबेंचर्स और एनीथिंग, तो उस सिनेरियो में आपकी करेंसी और बाहर की करेंसी में फर्क आ जाता है। उस फर्क को दूर करने के लिए हम लोग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का यूज करते हैं, और वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में चले, उसको बोला जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या लिखा है देखो, अरे 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 द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी को दिए जाते हैं सबसे पहले लोकल शेयर्स। डिपॉजिटरी बैंक इशूड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बैंक आपको रिसिप्ट देता है अगेंस्ट दीज शेयर्स। सच रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स इज नोन एज जीडीआर। जीडीआर क्या है? जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड अब्रॉड, जो बाहर इशू करा जाता है बाय एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को भी पैसा चाहिए था टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी। अ होल्डर ऑफ जीडीआर कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। जो भी जीडीआर होल्डर है वो उस जीडीआर को कन्वर्ट कर सकता है किसी भी समय इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। होल्डर ऑफ जीडीआर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। याद रखना, जैसे इंडियन शेयर होल्डर को तो वोटिंग राइट्स मिलेंगे ना, बाहर वाले शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आता है सर एडीआर। जीडीआर समझ गए, एडीआर बिल्कुल सेम जीडीआर है, सेम, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में चलता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पैसा उठाना है शेयर की फॉर्म में, तो वहां पे जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट चलेगा उसको हम एडीआर बोलते हैं, ओनली एंड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन। समझ गए क्या है? The depository receipts issued by a company in USA are known as American depository receipts. ADR are bought and sold in American markets and it is similar to GDR. बहुत बिल्कुल similar है, but it can be issued only to American citizens. Next आता है IDR. Sir, what is IDR? ये IDR क्या है? अब भाई IDR है कि अगर किसी बाहर की कंपनी को इंडिया से पैसा उठाना हो, वहां भी तो करेंसी का चक्कर पड़ेगा, वहां कोई और करेंसी, हमारे यहाँ कोई और करेंसी। तो किसी बाहर की कंपनी को अगर इंडिया से पैसा उठाना है उसको हम लोग आईडीआर बोल देंगे। यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर चलेगा। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का काम क्या है? ये जो करेंसी के पंगे है ना, इनको दूर करना। समझ गए? ग्लोबली चलेगा तो जीडीआर, अमेरिकन सिटीजन के थ्रू चलेगा तो एडीआर, इंडियन सिटीजन को करना है तो आईडीआर। ठीक है, अब ये तीनों तो शेयर्स हैं, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर बेसिकली शेयर्स हैं, यानी ओनर्स फंड्स हैं। अगर बाहर से लोन लेना हो, बाहर से अगर बेसिकली डेट लेना हो, तो वहां पे चलता है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। These bonds are equity linked debt securities that are to be converted into equity or depository receipts after a specified period. ये बेसिकली डेट सिक्योरिटीज हैं। डेट का मतलब कर्जा है। ठीक है, इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, दे कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एफसीसीबीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन मार्केट एंड आर वेरी सिमिलर टू डिबेंचर्स इन इंडिया। ये बेसिकली डिबेंचर्स से काफी सिमिलर है। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको सभी सोर्सेज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके अंदर कि अगर आपको सोर्स चुनना है कि मैं कौन सा सोर्स लूं, कौन सा सोर्स चुनूं, तो बहुत सिंपल सा होता है। आप उसमें कौन कौन से फैक्टर देखोगे? देखो, सबसे पहले तो कॉस्ट देखोगे कि खर्चा सबसे कम किस में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि कौन सा सोर्स आपको लेना है, तो कॉस्ट चेक करो, स्ट्रेंथ चेक करो, स्टेबिलिटी चेक करो कि आप पे बैक भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अपनी कंपनी के बारे में जानो,
कंट्रोल चेक करो, जैसे अगर आप शेयर इशू करोगे तो सामने वाले को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो आप कंट्रोल देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अगर आपको कंट्रोल नहीं देना तो आप यार बैंक लोन ले लो, आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं देने, आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ उनका इंटरेस्ट पे करना है प्रिंसिपल के साथ, है ना। सिमिलरली टैक्स बेनिफिट किस में होते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट हो, जैसे डेट में टैक्स बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, उसमें चले जाओ। आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा है बड़ा है, किस लेवल का है, ये सब तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऑल्दो आपसे पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन कभी भी, बस लास्ट में था तो मैंने आपको बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फील कि कोई प्रॉब्लम रह रही है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम बहुत जल्दी उसको दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप शोरिंग योर लव इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं कुछ और नई वीडियोस के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन।